In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, followers, friends, today we are going to discuss Edward Bond and his play The Sea. The Sea by Edward Bond. He's a contemporary writer and he's still alive. He's a producer, he's you could say theater director, he's a poet, novelist, and a playwright. He's having many confliction in his life. A lot of people they contradict from his viewpoint. He's a modern writer, and he's writing by having modern techniques in his writing while he's writing drama or kind of poetry or kind of literary genre. He's keeping modern idea in his mind. You know that in Aristotelian times, what was the definition of tragedy? And what is the definition of tragedy today's? अरिस्टोटल के टाइम में ट्रेजेडी थी पिटी, फियर और ये चीज़ों को क्रिएट करना अपने ड्रामा के अंदर, अपने प्ले के अंदर या थिएटर के अंदर क्या चीज़ क्रिएट की जाए, पिटी, फियर, कैथारसिस, एग्नोसिस, such kind of situation. But in modern drama, in modern play, what writer going to inculcate, what writer wanna show, he is showing solution of the problem. वहाँ पे है पिटी और फियर को क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न टाइम है, ट्रेजेडी का मकसद चेंज हो गया है. ट्रेजेडी सर्कमस्टांसेस और सोशल वैल्यू और बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं. जैसे रेमंड विलियम ने कहा था कि एक आम आदमी की भी जो ट्रेजेडी होती है, उसने कहा था कि रॉयल पर्सनैलिटी होना ज़रूरी नहीं है. रेमंड विलियम ने कहा था कि जैसे हम अरिस्टोटल के टाइम से बहुत आगे आ गए हैं. अरिस्टोटल बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है, बहुत अजीम राइटर था, लेकिन उस वक़्त के हालात कुछ और थे. उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक़्त ये इंटरनेट नहीं था, उस वक़्त ये इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी. अब सोशल वैल्यूज़ और हैं, लोगों का इंट्रैक्शन और तरह का है, ग्लोबल विलेज है, मॉडर्न चीज़ें हैं, तो मॉडर्न डेफिनेशन होनी चाहिए. उसने एक मॉडर्न डेफिनेशन की थी. उसने कहा था कि ट्रेजेडी एक कॉमन मैन की भी हो सकती है. कॉमन मैन, कोई आदमी यहाँ से जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, तो उसकी डेथ होगी, ये भी ट्रेजेडी है. उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेजेडी कैसे कि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी फादर, ही विल बी अंकल, he will be having other relations. So this way, it's also a cause of tragedy. It is also tragedy. So this way, Raymond William gave new definition. And today we are going to study Edward Bond. And Bond is a new, you could say, modern writer. He's having a lot of personality. He's, as I told, he's a poet. He's a playwright. He's a director. He's a producer. हमने एंटन चेखव को पढ़ा some day back we studied Anton Chekhov. So Anton Chekhov जब एक लिखता है अपना एक ड्रामा लिखता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आता है कि डायरेक्टर के साथ उसकी मिसकंसेप्शन हो जाती है. डायरेक्टर कहता है ये ट्रेजेडी है, वो कहता है मैंने कॉमेडी लिखी है. तो वो डायरेक्टर के साथ उसकी प्रॉब्लम, डायरेक्टर कहता है मुझे ये ट्रेजेडी लगती है, आप कॉमेडी कहते हो. वो क्या था, जस्ट राइटर था. एंटन चेखव क्या था, ही वॉज ओनली राइटर. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ पर्सन हु इज हैविंग लॉट ऑफ पर्सनैलिटी. ही इज राइटर, he is a playwright, he is a producer, he is a theater director, and at the same time he is giving directions in theaters like these activities he is doing. So he can mold plays according to his own will. तो ये मोल्ड कर सकता है. अब हमारा राइटर जो है एडवर्ड बॉन्ड अभी अलाइव है और 84 ईयर ओल्ड है. 1934 में, लिख लें, 1934 में लंदन के अंदर पैदा हुआ और वर्ल्ड वन 1930 क्या मैंने लिखवाया अभी
1934 में ये हाँ जी 1934 में ये पैदा हुए हैं और कितनी एज है इनकी 85, यानी मैंने काउंट किया कोई 85 ईयर ओल्ड बनते हैं। अब जो वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन है लिख लें, वर्ल्ड वार सेकंड का जो ड्यूरेशन है वो 1939 से 1945 है, यानी जो वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से 1945 यानी 1939 से लेके 1945 तक। अब अगर आप इसकी एज को देखें और 1939 को 1934 को देखें तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसने सेकंड वर्ल्ड वार को देखा है, उस वक्त लंदन के ऊपर भी बमबारी हुई और इस तरह की बॉम्बिंग एंड शेलिंग एंड एवरीथिंग ही सो, एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड व्हेन देयर वाज बॉम्बिंग एंड शेलिंग एंड सच काइंड ऑफ फाइटिंग, एंड he was impacted. There was a lot of impact on writer's personality. He belongs to middle class, यानी एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। एडवर्ड बॉन्ड, उसके फादर जो थे वो भी एक मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई तलीम जो है, यानी पहले तो उनको शिफ्ट करना पड़ा, वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ जाते हैं, वहाँ से शिफ्ट करके इंग्लैंड से शिफ्ट होके, क्योंकि वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, सेकंड वर्ल्ड वार चल रही है, इनको कुछ ईयर्स वो जो वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन है सेकंड वर्ल्ड वार का, वो लंदन से भी इनको हिजरत करना पड़ी। और उसके बाद ये फिर स्कूल में दाखिला लेते हैं 15, जब इनकी कोई ऑलमोस्ट 15 ईयर्स एज होती है तो उसके बाद इनको स्कूल भी छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन की, यानी 15 साल के थे तो इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री में भी ये वर्क करते रहे। तो ऑलमोस्ट यानी 18 साल तक, जब तक ये 18 साल के नहीं हुए इन्होंने फैक्ट्री में भी काम किया। उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ये क्योंकि इन एडवर्ड बॉन्ड ने बहुत सारी जगहों को विज़िट किया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। प्रॉब्लम चल रही थी मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है, एंड ही इज़ विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हिज पेरेंट्स, एंड व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस ही मेट मैनी पीपल, बहुत से लोगों से मिले और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हुआ। तो वो चीज़ों को इनको देखा, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी राइटिंग के अंदर वायलेंस है। तो वायलेंस को अगर हम अभी सी को पढ़ेंगे, द सी जो इनका एक प्ले है, हम अभी इसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि उसके अंदर एक वायलेंट सिचुएशन आपको मिलेगी। तो कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। करैक्टर जो हैं, सम करैक्टर दे विल शो वायलेंस, दे विल बी वेरी एरोगेंट, they will be having some controversies, they are not adjusting themselves in society। तो जो एडवर्ड बॉन्ड हैं बेसिकली ये सोशलिस्ट हैं। एक इनका प्रॉब्लम ये भी है कि कैपिटलिस्ट लोगों के अंदर एक सोशलिस्ट रहता है, ठीक है। देखिए ना, आपके सारे घर वाले किसी और सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप किसी और से ताल्लुक़ रखते हो तो एक बड़ी ना स्ट्रेंज सी सिचुएशन बन जाती है। तो यही राइटर के साथ मसला है कि इसको, इनकी राइटिंग को भी वो लाइक नहीं करते कि इसके अंदर वायलेंस है। ये एक एंग्री यंग मैन है, इसको एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, हु इज़ नोन एज विद द नेम ऑफ एंग्री यंग मैन, तो आप लिख सकती हैं एडवर्ड बॉन्ड इनके बारे में। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ पहले इसके बारे में, इसके बाद हम इसकी समरी वगैरह और करैक्टराइजेशन देखेंगे। पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने लिखा क्या है, उसके बाद मैं मॉडर्न ड्रामा और ये जो क्लासिकल ड्रामा है इसको ज़रा मैं इसका भी कंपेयर आपको दूंगा ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में समझ आ जाए। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले बताया, ही इज़ अ थिएटर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर, प्ले राइट, स्क्रीन राइटर और पोइट भी है। एडवर्ड बॉन्ड जो हैं एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाते हैं, एंड ही शोड वायलेंस इन हिज राइटिंग के अंदर एक वायलेंस है, एक वायलेंट किस्म का एटीट्यूड है। और रेवोल्यूशनरी यंग मैन है, यानी अपने दौर के ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी यंग मैन ऑफ हिज एज व्हेन ही वॉज यू कुड से इन हिज एज। अब तो काफ़ी बूढ़े हो गए। तो इनका जो वर्क है मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है, सेकंड वर्ल्ड वार से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उन्होंने खुद ये फेस किया है
इस वर्ल्ड वार के एरा को या इस टाइम को इन्होंने खुद फेस किया है। तो पहला जो सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द पोप्स वेडिंग, लिख लें 1962 में इन्होंने पहली बुक लिखी है द पोप्स वेडिंग। दूसरा प्ले 1964 में सेव्ड। तीसरा आगे लिखें नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, नैरो रोड टू द डीप रोड नॉर्थ। लिख लिया? ये 1968 में लिखा है। आगे अर्ली मॉर्निंग जो है बड़ी प्रोमिनेंट इनकी बुक है, ये लिखे 1968। अर्ली मॉर्निंग इन्होंने लिखी है 1968 में, यानी 1970 के बाद जो है ना ये बड़े एक वेल प्रोमिनेंट राइटर थे और बड़े प्रोलिफिक और प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। ये जो एज है इनकी या ये जो टाइम है इसमें इन्होंने बड़ा वर्क किया है 1970 के बाद। अब देखेंगे 1970 के बाद ये बहुत अच्छा लिखे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। अच्छा, लियर 1971 में लिखा है, लियर LEAR लियर। द सी लिखा है 1973 में, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बिंगो BINGO, बिंगो 1973 में लिखा है। ये दो फिर 1973 में लिखे द सी एंड द बिंगो। यस, दोनों। अब एक ही साल में, अब एक साल तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके अंदर आप हो सकता है कुछ जनवरी में लिख लिया, कोई बाद में लिख लिया, इस तरह डिफरेंट एज उसकी टाइमिंग हो सकती है। द सी 1973, बिंगो 1973, द फूल 1975। द फूल जो है वो 1975 में लिखा है। द बंडल जो है 1978 में लिखा है, और रिस्टोरेशन 1981 में लिखा है। तो ये उनके प्रोमिनेंट प्ले हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है, वो मज़ीद हम नेट से सर्च कर सकते हैं अगर पढ़ना हो तो। अच्छा, 1970 के बाद 1981। अच्छा, एक हेडिंग दें यहाँ पे 1970, यानी 1970 के बाद और 1970 जो पीरियड है इनका, इट इज़ अ प्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है जी। द पीरियड वाज इट वाज अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, and he was against the tyranny and the capitalist people। यानी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो उसके सराउंडिंग में सारे कैपिटलिस्ट हैं, अमेरिकन सारे कैपिटलिस्ट हैं मोस्टली, इंग्लैंड के लोग कैपिटलिस्ट हैं, पाकिस्तान के लोग कैपिटलिस्ट हैं, हमारे भी इधर कैपिटलिज्म चल रहा है। तो इस तरह इस निज़ाम के ये बेसिकली ख़िलाफ़ हैं। ही इज़ बेसिकली सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट, ही इज़ आल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। ये बात याद रखिएगा कि ही इज़ अ सोशलिस्ट, ही इज़ अ सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट। ठीक है जी। ये कैपिटलिस्ट जो अथॉरिटी है इसके ख़िलाफ़ है। ही वॉज कंसीडर्ड द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। आगे एक और हेडिंग दें, रैशनल थिएटर। अब रैशनल थिएटर, हाँ जी, हाँ जी, पहले तो आपने 1970 में लिखा। 1970 जो है इनकी एज, ये क्रिएटिव पीरियड है इनका। इसमें ये मोस्टली कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं, उसको वैसे भी डिसलाइक करते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट है। आगे आपने लिखना है रैशनल थिएटर। जो इसका थिएटर था, कहता है कि जो मेरा थिएटर है वो एक रैशनल थिएटर है। क्या? थ्रू रैशनल थिएटर you will get the meaning of history and its explanations and what are the human misery। कहता है जो रेशनल थिएटर है, यानी मेरा थिएटर, जिस थिएटर में मैं थिएटर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्ले प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो थिएटर क्या? वो रेशनल थिएटर है, जिसके ज़रिए आप मिजरी को जानते हो, ह्यूमन मिजरी को, और हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन जानते हो। ही कहता है, ये कहता है, एडवर्ड बॉन्ड कहता है कि नेचर का काम, लिटरेचर का काम सिर्फ रिफ्लेक्शन ही देना नहीं है। वट एवर हैपनिंग यू शुड रिफ्लेक्ट लाइक मिरर। नो, योर लिटरेचर मीन टू मेंड। लिटरेचर का मतलब है कि ना सिर्फ वो रियलिटी को शो करे,
बल्कि उसका सोल्यूशन भी बताए। लिटरेचर का मकसद क्या है कि ना सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करे जो कुछ हो रहा है, बल्कि उसका सोल्यूशन क्या है। देखें, हम जो कुछ हो रहा है वो तो हमने दिखा दिया, अब उससे हमने कंक्लूड क्या किया है, जो कंक्लूसिव रिमार्क्स है, जो रिकमेंडेशन क्या दी हैं, सजेशंस क्या दी हैं। सो लिटरेचर शुड आल्सो रिकमेंड, आल्सो सजेस्ट, आल्सो सूथ, कंफर्ट एंड आल्सो टीच यू लेसन। तो लिटरेचर का मकसद ये भी है, रिफ्लेक्ट करना लाइफ को, साथ साथ लाइफ के लिए सोल्यूशन भी बताना। दैट वाज द आइडिया ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड का ये आइडिया है। वो कहता है, लिख लें, उसके वर्ड बड़े ज़बरदस्त हैं जो उसने कहा। कहता है, ही सेज, डबल कोट्स, आई कॉल माई प्ले रेशनल प्ले। कहता है कि मैं अपने रेशनल का मतलब समझते हैं, रेशनल होता है कि जो लॉजिक, रीजन, जिसका कोई मीनिंग हो, इट हैज़ मीनिंग, इट हैज़ रैशनल जस्टिफिकेशन। कहता है, आई कॉल माई प्ले रैशनल प्ले। कहता है, मैं अपने प्लेस को रैशनल प्ले कहता हूँ, बट कहता है, मुझे नहीं पता कि इनके अंदर पैशंस और इमोशन कहाँ से आ जाती हैं, बट देयर आर पैशंस एंड इमोशंस इन माई प्ले। कहता, लेकिन मेरे प्लेस के अंदर पैशन और इमोशंस भी हैं, बट देयर आर पैशंस एंड इमोशन इन माई प्लेस, बिकॉज, उसकी वजह भी बताता है क्यों है, बिकॉज पैशंस एंड इमोशंस आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्यों है? ये इसलिए है, कहता है कि जो पैशंस और इमोशन है वो पार्ट ऑफ द रैशनल लाइफ, यानी जो रैशनल लाइफ होती है ना, उसके साथ यानी पैशन और इमोशन जो है ये कंपलसरी है, उसका हिस्सा है। वो कहता है इसलिए आ जाते हैं। यानी मैं अपने प्ले को रैशनल प्ले ही लिखता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन उनके साथ पैशन और इमोशन खुद ब खुद आ जाती है। जैसे अब सी के अंदर एक बहुत बड़ा लेसन है कि ये सोसाइटी जो है ये दूसरों को एलियन समझती है। ये दूसरे जो कोई और इनके पास आ जाए, मिसाल के तौर पर वो खुद तो नहीं बता सकता कि मैं सोशलिस्ट हूँ, अब वो कैपिटलिस्ट उसे कैसे देखते हैं, वायलेंट कहते हैं, एंग्री यंग मैन कहते थे, अच्छा इंसान नहीं समझ रहे हैं, सोसाइटी उसे लाइक नहीं कर रही है, वो एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है, वो एलियन है लोगों के लिए। अब सारे लोग, मैंने जैसे बताया कि किसी और अकीदे के हों, एक बंदा उनके पास और बैठ जाए तो वो उसे कहते हैं ये कहाँ से आया। तो बिल्कुल ऐसे ही है राइटर के साथ। तो वो बेसिकली बता रहा है, अपरेंटली तो नहीं बता रहा, यानी वो वाजे तो नहीं वो किसी को बता सकता, लेकिन वो एक हिडन मैसेज देता है अपने प्ले के थ्रू कि पीपल आर कंसीडरिंग अदर पीपल एलियन, कि वो हमारे इलाके का नहीं है, उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे। कोई बंदा डूब रहा है, अब देखिए ना, बड़ा सिंबॉलिक प्ले है उसका। एक आदमी डूब रहा है और विल्ली वहाँ पे खड़ा है, वो शोर मचा रहा है, डूब रहा है, कॉलन इज ड्रोनिंग एंड इज डाइंग, प्लीज कम एंड सेव हिम, रेस्क्यू हिम। And what people are giving deaf ear. They are considering him alien. They are considering alien, and they are also giving deaf ear. So deaf ear दे रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे क्योंकि वो इस इलाके का नहीं है। वो उसे समझ रहे हैं कि ये कोई जस्ट स्पिरिट है, ये कोई एलियन यहाँ पे आए हैं हमें मारने के लिए हमारे इलाके में। तो बेसिकली जस्ट सेटराइजिंग, इस सेट्रिकल कॉमेडी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड, ये एक सेट्रिकल कॉमेडी है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, आगे लिखें एक और पॉइंट। ये आपने लिख लिया जितना मैंने लिखवाया है? हेलो, अच्छा, मैंने जितना बताया इतनी समझ आ गई है? राइटर की समझ आनी चाहिए, उसके बाद राइटर को पढ़ना आसान हो जाता है कि ये राइटर क्या कह रहा है। आगे जी, एडवर्ड बॉन्ड जो है वो एक क्रिटिक्स भी हैं। एडवर्ड बॉन्ड इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ अब्सर्ड थिएटर। वो कहते हैं कि जो अब्सर्ड थिएटर है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इट्स नॉट गुड। Because why absurd theater is not good? There's a rationale behind it. There's a logic behind it. Absurd theater consider human life is meaningless, and he say
द absurd theater is not good because they consider human life is meaningless, while human life is not meaningless. According to Edward Bond, ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मीनिंगलेस. पहले हमने पढ़ा था absurd थिएटर की ज़िंदगी को, लाइफ को, वर्ल्ड को वो कहते हैं मीनिंगलेस है. हम आते हैं, बैठे हैं और सारा दिन टाइम ज़ाया करते हैं और बस किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगी. ये हमने कल पढ़ा, हमने उसको अंडरस्टैंड किया, हमने वेटिंग फॉर द गॉडट पढ़ा और उसके अंदर हमने देखा कि यही चीज़ है थ्रू आउट द प्ले. राइटर कोई जस्ट हमें वो एलिनेशन और उसके बाद एस्ट्रेंजमेंट की टेक्निक्स के साथ बड़ा दूर ले जाता है और ना तो पता चलता है स्टार्ट कब होता है, ना पता चल रहा है एंड कब होता है. सो वी स्टडीड यस्टरडे द absurd moment and we studied about absurd theater, but he said that absurd theater is not taking life meaningful. They are thinking that life is meaningless, therefore they are not writing well. So they are not giving the true reflections whatever happening in life. यानी वो लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो वो बताते ही नहीं है. वो ये कहते हैं ना उसमें कोई बिगनिंग है, ना उसमें कोई गुड प्लॉट है, ना वो कोई ओवरऑल स्टोरी बताते हैं. तो वो कहता है कि जो absurd जो है ना वो लाइफ को नहीं लेते. तो लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका सोल्यूशन लिटरेचर को बताना चाहिए. लिटरेचर को रिफ्लेक्शन के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताना चाहिए, उसका हल भी बताना चाहिए. जैसे हमने इससे पहले हमने एक राइटर को ब्रैकेट को पढ़ा था, शायद मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया हो. कहता है लिटरेचर इज़ नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, रादर इट्स अ हैमर थ्रू विच यू कैन शेप लाइफ. हमने ब्रैकेट को पढ़ा. ब्रैकेट कहता है लिटरेचर इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. According to him, literature is not reflection of life, rather it is a hammer with which you can make life, with which you can shape life, with which you can mend life. So Beckett is saying right, I think. Beckett is saying right. The same thing Edward Bond is saying, that there should be solution. कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए कि लाइफ के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या. वर्ल्ड वार हुई, लोग मर रहे हैं, क्या हुआ, क्यों लोग ऐसा समझ रहे हैं, वजह क्या थी, सब कुछ ये अपने प्ले के ज़रिए बताता है. आगे जी कहता है थिएटर को क्या चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए प्रॉब्लम को. तो जबकि absurd थिएटर जो है वो प्रॉब्लम क्या, वो कहता है कि मीनिंग ही नहीं है लाइफ की, तो वो प्रॉब्लम क्या बताएगा. तो फिर आगे कहता है लिटरेचर शुड कीप एन आई ऑन लाइफ. लिटरेचर को जो कुछ हम लिख रहे हैं उसको उसकी गहरी नज़र हो, एंड ही through play we should portray whatever happening in our life. अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया कि राइटर जो है वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है. राइटर अभी भी अलाइव है. राइटर 85 ईयर ओल्ड है. राइटर 34 में पैदा हुआ. राइटर ने 1939 से 1945 का जो ड्यूरेशन है ख़ुद उसने इसको देखा, फील किया, और इवन के उसकी वजह से माइग्रेट भी करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह से. वो सारा जो है एक्सपीरियंस राइटर के पास है. राइटर वर्ल्ड वार 2 से बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, बड़े उसके इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर, और उन इम्पैक्ट्स को अपने रिटन वर्क के अंदर भी वो लाता है. और फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर ट्रेजेडी लिखता है राइटर तो ट्रेजेडी इसके लिए और मीनिंग है. दूसरे वो अरिस्टोटल के लिए और मीनिंग था ट्रेजेडी का. आज की ट्रेजेडी जो है वो कोई और है, इसके लिए कुछ और है. और ये जो द सी लिखा है इसने, ये एक सेट्रिकल कॉमेडी है. लेकिन ये कॉमेडी तो है, और इसके जो क्योंकि इसके अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने ट्रेजिकल हैं कि उसने जो सेट्रिकल कॉमेडी है, आप समझते हैं स्टायर क्या होता है. व्हेन यू आर when you are satirizing on people, their activity, their way of dealing, their follies, their action, attitude, you are just satirizing, you are writing something on them, you are commenting with satirical remarks. It is a kind of satirical comedy. तो ये एक satirical comedy है, लेकिन इसको overlap कर लिया है circumstances ने जो कि बड़े tragic हैं. इसके अंदर जो मेन टॉपिक है चेंज है. यानी जो द सी है, सी का अगर सी एक सिंबलिज्म, उसने एक सिंबलिज्म यूज़ किया है सी का. सी का मतलब है डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, और ये सारी चीज़ें, ये मीनिंग वो सी से लेता है. तो सी ये मीनिंग क्यों लेता है कि राइटर ने ख़ुद ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है.
वर्ल्ड वार टू को, बॉम्बिंग को, शेलिंग को, डेथ को, कैजुअलिटी को, बहुत सारी प्रॉब्लम को, डिस्ट्रक्शन को, और ये सारी चीज़ें उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। अच्छा, इसके लिए एक तो ट्रेजिडी का भी मीनिंग और है, इसके लिए जो लिटरेचर है उसका मकसद भी कुछ और है। जबकि पहले पिटी, फियर, कथारसिस, इमोशंस, लोगों को रुलाना था, तो यहाँ पे रुलाने के साथ साथ वो कहता है कोई लेसन भी होना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। थिएटर से लोग उठकर जाएं तो उनके पास कोई नॉलेज भी हो कि उन्होंने कुछ गेन किया है। अच्छा जी, इसके बारे में ज़रा मज़ीद देख लें। सेकंड वर्ल्ड वार को इन्होंने देखा है, और उसके अलावा पॉप्स वेडिंग जो है इनकी फर्स्ट इनका प्ले है, और ये 1971 में ही मैरिड एलिजाबेथ पैबल, लिख लें, इन 1971 ही मैरिड एलिजाबेथ पैबल, जो इनकी वाइफ है उनका नाम है एलिजाबेथ पैबल। हाँ जी, PABLE, पैबल। हाँ जी, 1971। अच्छा, आगे आप ज़रा देखिएगा। अब कुछ मैं मीनिंग लिखवाना चाह रहा हूँ, वो लिख लें जो इस प्ले के अंदर यूज़ हुए हैं, कुछ आपकी वोकैब में भी इजाफा हो जाए। लिखें प्यूनिटिव, हाँ जी, ये वर्ड है, ये मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड है, मैं आपको इनके मीनिंग लिखवा देता हूँ। जो इस पूरे प्ले के अंदर कुछ 7-8 वर्ड्स हैं जो आपके लिए मे बी दे विल बी न्यू फॉर यू। प्यूनिटिव, PUNITIV, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब लिख लें पंचिंग, रिवेंजफुल, विंडिक्टिव। ठीक है, आगे बलीज, BULLIES, बलीज, टफ, टीज, अप्रेसिव। सिनिसिज्म, स्ट्रेंज, आपको पता ही होगा। अच्छा, आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी, उन मूवीज़ के अंदर प्ले बाज़-औक़ात दिखाने लग जाते हैं। जब कोई प्रोड्यूसर खुद एक्टिंग करता है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर जो हैं वो फिल्म के अंदर फिल्म दिखाने लग जाते हैं, ड्रामा के अंदर एक और ड्रामा बनाने लग जाते हैं। आपने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, मूवीज़ के अंदर एक और मूवी वैसे ही बन रही होती है। तो जो मूवीज़ के अंदर मूवीज़ है, इसका बनना है, तो वो मोस्टली वो करते हैं जो खुद डायरेक्टर होते हैं। जब वो खुद डायरेक्टर होते हैं तो वो अंदर उसका प्रोसेस दिखाने लग जाते हैं कि भाई ऐसे मूवी बनती है, ऐसे करैक्टर जो होते हैं फॉर्म होते हैं, ऐसे थिएटर सजाया जाता है, थिएटर के ऊपर कैसे लोग डिस्प्ले करते हैं करैक्टर्स को, करैक्टर कैसे बोलते हैं, वो सारा कुछ ना बाज़ औक़ात वो दिखाने लग जाते हैं। तो ये भी बेसिकली एक प्रोड्यूसर है, थिएटर डायरेक्टर है और डायरेक्शन देता है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, राइटर भी है, पोएट भी है, नॉवलिस्ट भी है, ऑथर भी है, प्ले राइट भी है। तो इसकी सारी करैक्टरिस्टिक इसके पास हैं। तो ये खुद जब ये लिखता है तो उसके अंदर फिर ये एक प्ले दिखाता है। अब इसने इसके अंदर ना कुछ प्ले इसने अंदर भी इसके लिखे हैं, प्ले के अंदर प्ले हैं। लिख लें, उनके नाम लिख लें। ऑरिफिस, ORPHEUS, ऑरिफिस। ये ऑरिफिस जो है, ये प्ले जो है ना, इसके अंदर एक लेडी है, इसके अंदर एक लेडी है जो मिसेस राफ़ी है। मिसेस राफ़ी जो है, मिसेस राफ़ी एक लेडी है जो एरिस्टोक्रेटिक लेडी है। और वो एरिस्टोक्रेटिक लेडी तो नहीं है, लेकिन एरिस्टोक्रेटिक जो एयर है या एरिस्टोक्रेटिक जो नाम नहा सुपरफिशियल जो लोग बनते हैं ना, बनने की कोशिश करते हैं, उस तरह की एक लेडी है। तो वो लेडी हर एनुअली एक ना प्ले कंडक्ट करती है, प्ले थिएटर टाइप वहाँ पे कंडक्ट करवाती है, एक ड्रामा वहाँ पे कंडक्ट करवाती है। तो उसमें ये ना करैक्टर है, ये उसने ड्रामा का जो नाम है वो प्ले के अंदर प्ले जब वो क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो ये भी एक मॉडर्न ट्रेंड है। तो मॉडर्न और ओल्ड ट्रेंड मैं थोड़ा सा आपको लिखवाता हूँ, उसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो समरी है वो शुरू करते हैं। कुछ
चीज़ें मैं लिखवाने के बाद आपको क्या क्या मॉडर्न ड्रामा की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, मॉडर्न ड्रामा है क्या, इसका थीम लिख लें। थीम इसका सुपरफिशियल, सुपरनेचुरल, सुपरस्टिशियस, के लोग जो हैं वो बड़े सुपरस्टिशियस हैं, सुपरस्टिशियसनेस, चेंजिंग और डिकेइंग, डिस्ट्रक्शन, डेथ, लव, फ्रेंडशिप, ये सारे इसके थीम हैं। यानी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके थीम क्या है, उसके थीम ज़रा लिख लें। पहला मैंने क्या लिखवाया, डेथ, फ्रेंडशिप, डेथ, फ्रेंडशिप, मैडनेस। अच्छा, मैडनेस भी है इसके अंदर, वो भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। चेंजेस, सुपरस्टिशियसनेस, लव लिख लिया, फ्रेंडशिप, ये सारे इसके थीम हैं। और ये एक सेट्रिकल कॉमेडी है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ज़रा देखिए कि अब इसमें मॉडर्न चीज़ें क्या हैं। मॉडर्न लिटरेचर या मॉडर्न ड्रामा के अंदर क्या चीज़ें होती हैं और क्लासिकल ड्रामा के अंदर क्या होता है। मॉडर्न ड्रामा जो है वो टोटली क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम अक्कर, ट्रेजिडी अक्कर हो चुकी है। ट्रेजिडी पहले अक्कर होगी, देयर इज अ ट्रेजिडी एंड पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द ट्रेजिडी। ट्रेजिडी आ चुकी है, ट्रेजिडी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं लोग। लेकिन जो ओल्ड ड्रामा था, जो क्लासिकल ड्रामा है, जो पुराने ड्रामा है, उसके अंदर क्या किया जाता था, उसके अंदर वो पिटी, फियर, कथारसिस और ये चीज़ें तलाश की जाती थी, या ये चीज़ें इनकलकेट की जाती। ये राइटर्स जो थे इस तरह लिखते थे कि वो पिटी, फियर और इसी तरह के रॉयल पर्सनैलिटी होती है, उसके ऊपर ट्रेजिडी आ गई जी, पिटी फियर क्रिएट हो। ठीक है जी, मेन मकसद ये है। और बहुत सारे, अगर आप आज भी बहुत सारे ड्रामा देखें तो वो अरिस्टोटेलियन मेथड पे हैं। आपने उमैरा अहमद के कुछ नावल पढ़े होंगे, वो उसमें एक हीरो होता है, वो थ्रू आउट द जो नावल है वो सफ़र करता रहता है, अल्टीमेटली डाइट। ऐसे होता है या नहीं। अगर आप खुदा और मोहब्बत देख लें, यानी एक हीरो थ्रू आउट द नावल जो ड्रामा है वो सफ़र करता है, उसके बाद अब मेरी ज़ात बेज़र्रा निशान ये देख लें आप। इनमें देखें एक हीरोइन है, एक प्रोटैगनिस्ट है, वो थ्रू आउट द जो ड्रामा है वो सफ़र करता है, अल्टीमेटली डाइट। पिटी फियर क्रिएट हो गया। ठीक है, वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा, वो बड़ा रॉयल होगा, वो बड़ी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा, इस तरह की करैक्टर लेती है। और ये सारे अरिस्टोटेलियन मेथड पे ऊपर बने होते हैं। कौन सा मेथड है, अरिस्टोटेलियन मेथड। अब यहाँ पे जो मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न सोशल वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, लोग बदल गए हैं, मीडिया का दौर है, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं सोसाइटी में, नॉर्म्स बदल गए हैं, रूल्स बदल गए हैं, मोरालिटी बदल गई है। ठीक है जी, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं लोगों में। अब नए ड्रामा की नई डेफिनेशन है। अब क्या है ड्रामा, एक तो शॉर्ट फॉर्म में, पहले जी 3 आप देखें, आप इडिपस रेक्स को देखें, जो डॉक्टर फास्टर्स को देखें, वो ब्लैंक वर्स में, और बहुत मोटी सारी बुक है उसकी, बड़ी सारी बुक है। अब ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बस छोटी सी बुक है, या मैंने जो प्रीवियसली आपको जो पीछे पढ़ाया है ड्रामा, जो मॉडर्न ड्रामा जितने पढ़ाए हैं वो बड़े छोटे छोटे ड्रामा है। आप कहती हैं छोटे, आप भी सोचती होंगे सर बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। असल में वो बहुत सारी वो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के थ्रू और बहुत सारी न्यू चेंजेस के साथ और बहुत सारी वो इंटरप्रिटेशन, वो कहते हैं कि थीम को नरेट ना किया जाए। जो मॉडर्न ड्रामा है उसमें थीम क्या है, नरेट नहीं किया जाता। लिख लें, इन मॉडर्न ड्रामा थीम जस्ट सिंबलिज्म में बताया जाता है। जैसे ये सी दिखा दिया, बस जी सी बता रहा है कि चेंजिंग, डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिकेइंग, ये सारा कुछ सी बता रहा है। सी का उसने टॉपिक लिया, उसके बाद एक मर रहा है इंसान, डूब रहा है, दूसरे उसे बचा नहीं रहे हैं, एक शॉट डाल रहा है, चलें जी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर खुद ब खुद आ गई हैं। ये एक मॉडर्न टेक्निक है। अब जो ओल्ड टेक्निक क्या थी, वो मर रहा है, लोग बचा नहीं रहे, लोग इतने खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कैसे करें, नरेट करता जाएगा, ही इज नरेटिंग स्टोरी एंड ही इज गिविंग टू मच डिटेल अबाउट character and characterizations and then plot and then stories and then there is a development and anagnosis and इस तरह की चीज़ें, जब वो रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें डाल देता है, ये सारे क्लासिकल ड्रामा में होता है। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें आपको सिंबलिज्म के ज़रिए बताया जाता है। ये सिंबल्स सारी
तो बहुत सारी चीज़ों को सिंबलिज्म के थ्रू बता दिया जाता है, एक सिंबल यूज़ कर लिया जाता है। अब जैसे कि आप इसी ड्रामा को देखें, इसमें सी का सिंबल यूज़ किया है, सी में जी लोग एक डूब रहा है, दूसरे बचा नहीं रहे, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बंद हो गई हैं। अब आप उसे जितना मर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं। ये मॉडर्न जो लिटरेचर है, ये एक रीडर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इंटरप्रेट करे, यानी लिटरेचर ना सिर्फ रीडर उसको पढ़े, पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रेट कर ले। बात समझ आई? द मेन मेथड ऑफ लिटरेचर इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रादर इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। सिर्फ रिफ्लेक्शन देना नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी बताना है लिटरेचर का वर्क। उसके अंदर क्या चीज़ है उसको मेंड करके भी दिखाना है, उसको एक्सपाउंड भी करना है कि ये इंटरप्रिटेशन भी देनी है, रिफ्लेक्शन नहीं देनी जस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लाइफ है उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी कि क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से प्रॉब्लम आए, कॉज आए। तो अब जबकि वहाँ थीम को नरेट किया जाता है, बुक्स बहुत बड़ी हैं, यहाँ पे थीम को नरेट नहीं किया जाता, बहुत सारी सिंबल, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस वगैरह यूज़ की जाती हैं, इसलिए बुक जो है वो छोटी है लेकिन उसके अंदर आइडिया बहुत ज़्यादा हैं। मॉडर्न लिटरेचर जो है वो क्या है, वो एक सिंबलिज्म रखता है, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर, थीम जो है वो बड़ा शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है, यानी उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन नहीं दी जाती बहुत ज़्यादा जैसे कि आम दी जाती है। करैक्टर को डिफ़ाइन किया जाता है, नेग्नोसिस बताया जाता है, उसमें पेरिपिटिया बताया जाता है, ठीक है, प्लॉट बताया जाता है, और थीम को बहुत ज़्यादा नरेट कर दिया जाता है जिससे बुक बड़ी हो जाती है, और थीसिस, एंटी थीसिस और पता नहीं क्या क्या इसमें बताया जाता है। जबकि मॉडर्न लिटरेचर में मेटाफर, सिम्बली और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज़ करके बात को समझा दिया जाता है। तो ये तो जी फ़र्क है इसके अंदर जो, और इसका थीम ज़रा देख लें। जैसे मैंने पहले बात की, द सी जो है, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, सी के अंदर बताया गया है कि लाइफ एग्जिस्ट if it has movement, and if there is a stagnant, in The Sea by Edward Bond is saying that life exists when there is a movement. Stagnant, when you are stagnant, you will be finished. There will be no more life. Life exists if you've got a movement in your life, if you've got dynamicity in your life, if you're a vibrant, if you have movement, you have to move from one place to another. You should get change, and change is a part of life. If you're not bringing change in your life, you will be stagnant, you're dead, you're no more life. तो आप अलाइव नहीं हैं, आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं है, आपके अंदर चेंजिंग नहीं है, आप स्टैग्नेंट हो, आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ तो डेड है। तो यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि जब ट्रेजिडी आती है, जब ट्रेजिकल इंसिडेंट होते हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत सारे करैक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। जैसे हमने एंटन चेखोव में पढ़ा, एंटन चेखोव बताता है चेरी ऑर्चर्ड के अंदर कि जो वो मैडम जो थी लबोव्स थी, वो क्या करती है, वो वहाँ से मूव हो जाती है कि वो उसके ऊपर, जब रशिया में ट्रेजिडी आती है, उसके ऊपर उसके बेटे और उसके हस्बैंड की डेथ होती है, तो वो कहाँ चली जाती है, फ्रांस में चली जाती है, ठीक है। अब फ्रांस से फिर वापस आती है, फिर ट्रेजिडी हो जाती है कि चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है। जब चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है तो क्या वो वहाँ स्टे करती है, वो फिर वहाँ से मूव हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे ट्रेजिडी के बाद सोल्यूशन तलाश किया जाता है ट्रेजिडी का। ये है मॉडर्न ट्रेंड। पहले ट्रेजिडी होती है और ट्रेजिडी के साथ ही रह रहे हैं, बस जी ट्रेजिडी होगी, उसके बाद पिटी फियर क्रिएट हो गया, ड्रामा फिनिश। यहाँ पे ट्रेजिडी के बाद सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और आज भी अगर आपने देखा हो कि अगर कोई परेशान हो तो हम उसे कहते हैं यार तुम्हारा माहौल चेंज हो जाएगा, तुम मरी चले जाओ, तुम इस्लामाबाद चले जाओ 4 दिन, तुम किसी ना हिल स्टेशन पर चले जाओ, तुम्हारा जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाएगा और तुम वैसे भी लाइट हार्टेड हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। इसलिए यू शुड मूव। इट मीन दैट द मूवमेंट गिव्स लाइफ, and the people, they have decided after great considerations. It's not impulsive
यू कुड से टॉक। ये कोई इम्पल्सिव नहीं है कि किसी ने कह दिया कि यहाँ से वहाँ चले जाओ। बेसिकली ये लोगों ने सोचा है, जब आप एक ही एटमॉस्फेयर में रहोगे, एक ही जगह के साथ एसोसिएट रहोगे, आपके साथ ट्रेजेडी हुई एक जगह पे, आपके साथ कोई मिसहैप हुआ, वही चीज़ें आपके सामने रहेंगी, तो आप कभी उसको भुला नहीं पाओगे। क्यों? ऐसे ही है, आप इसको एक्सपीरियंस कर लें लाइफ के अंदर। तो बॉन्ड के अंदर ये है कि लाइफ, बॉन्ड कहता है कि लाइफ वो है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो, जिसके अंदर इवॉल्वमेंट हो, जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह आप डेवलपमेंट के लिए जाएं, चेंज अपनी लाइफ में लाएं। अगर आप ये चीज़ें नहीं ला रहे, आप स्टैग्नेंट हो, आप स्टॉप हो गए हो, आप मोशनलेस हैं, आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे, और जहाँ पे हैं वहाँ पे ही रहोगे, तो लाइफ डेड हो जाएगी। तो इस तरह आप सी के अंदर जितने करैक्टर लेंगे, जब उनके साथ कोई मिसहैप होगा तो वो जगह छोड़ देंगे, वो उससे किसी और जगह चले जाएंगे, वो उससे सोल्यूशन उसका फाइंड करेंगे। तो ये मॉडर्न लिटरेचर की ये भी एक करैक्टरिस्टिक है कि मॉडर्न लिटरेचर के साथ के अंदर एक तो ट्रेजेडी का सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, ट्रेजेडी हुई है उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, कोई कॉमन मैन की भी ट्रेजेडी होगी, फिर इसके अंदर कॉमन इंसिडेंट्स भी होंगे, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सिंबलिज्म के ज़रिए और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के ज़रिए आपको बहुत बड़ा थीम होगा, लेकिन उसको चंद वर्डों में आपको बताया जाएगा। जबकि जो ओल्ड ड्रामा है उसमें नरेट कर दिया जाता है, नरेट करता जाता है राइटर, और इस तरह ड्रामा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने जैसे एंटन चेखोव की मिसाल दी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि उसके अंदर भी हम यही चीज़ देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज ड्रामा, टुडेज प्ले। द प्ले इज़ द सी बाय एडविन पोर्न। आई वुड लाइक टू just make you write certain characters. Please write down certain character. पहला character लिखें कोलन, COLLIN, कोलन, कोलन, और दूसरा लिखें विल्ली, WILLY, विल्ली। पहला कोलन, दूसरा विल्ली, तीसरा रोज। अब विल्ली और कोलन जो हैं ये बहुत गहरे दोस्त हैं, ठीक है। विल्ली जो है कोलन से मिलने आया है, और ये किसी अननोन जगह से आया हुआ है, यानी जिस इलाके में ये आया ये इलाका उसका नहीं है। कोलन जो है इनहेबिटेंट है, जहाँ पे ये ट्रेजेडी अभी आपके सामने ये इंसिडेंट होगा जो मैं बयान करूँगा। आगे जो रोज़ है ये कोलन की फियोंस है, ये उसकी फियोंसी है, ये उसकी मंगेतर है। और हैच, चौथा करैक्टर लिखें हैच, मिस्टर हैच, HATCH, हैच जो है ये कोस्टल गार्ड है। आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया होता है उसके ज़रिए उसके पास कुछ लोगों को ना, जैसे बेलदार टाइप होते हैं लोग, इस तरह के आप नहरों पे भी देखेंगे, वो उसको गार्ड करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, कैनाल्स वगैरह को। तो इसी तरह ये भी एक कोस्टल गार्ड रखा हुआ है किसी ने, ठीक है। और ये कोई मेरे से कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये किसी ने ना इसको जैसे वो कुछ फंड रेजिंग करके कुछ लोगों को देते हैं ना, जैसे हम बाज़-औक़ात अपने विलेज में एक वॉचमैन रख लेते हैं। आप अपनी कॉलोनी में देखा होगा, वॉचमैन आप उसको हम क्या गवर्नमेंट तो पे नहीं करती, हम सारे कलेक्टिवली उसे कुछ पैसे दे देते हैं, और मंथली जैसे एक प्राइवेट आपने सर्वेंट रखा हुआ है, और वो आप उसे मंथली 100 या इस तरह फंड रेजिंग करती है। एक लेडी है रिस्टोक्रेटिक, जो मैंने बताया कि नाम नहाद रिस्टोक्रेटिक बनी है, मिसेस राफ़ी जो है, वो उनको पैसे वगैरह कलेक्ट करके फंड रेजिंग करके देती है, और वो कोस्टल गार्ड रखा हुआ है। तो बेसिकली ये सुपरस्टिशियस है, ये बिलीव करता है कि ये जो दुनिया के अंदर जो एलियंस हैं दूसरी दुनिया से आते हैं, और वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, हमारे लोगों को नुकसान करते हैं। कभी तो वो उनके जो स्पिरिट बन के आते हैं, कभी उनसे कोई चीज़ें छीन लेते हैं, और इन फ्यूचर बहुत सारे एलियन आएंगे, इस दुनिया को तबाह कर देंगे, और यहाँ से सब कुछ ले जाएंगे छीन के लोगों से। बात समझ आ गई? ये सुपरस्टिशियस किस्म का बंदा है। ये मॉडर्न ट्रेंड की बात कर रहा है वो राइटर, यानी इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं। आज आपने देखा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलियन जो हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ आ रहे हैं। आप देखें वो मॉडर्न ट्रेंड की बात कर रहा है कि इस दौर में भी सुपरस्टिशियस लोग हैं। अब आगे एवन, मिस्टर एवन है, EVAN,
EVAN, मिस्टर एवन जो है ये ड्रंकर्ड है। ड्रंकर्ड क्या होता है? शराबी है, अल्कोहलिक है, ऑल द डे ड्रिंकिंग, और ये भी वहाँ कोस्टल गार्ड ही रखा हुआ है। और ये पैसे वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन ये कोस्टल गार्ड क्या करते हैं, ये ज़्यादातर सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहते हैं। आगे जो है मिसेस राफ़ी हैं, MRS, मिसेस RAFI, इसे रफ़ी नहीं पढ़ना, ये राफ़ी है, ठीक है, मिसेस राफ़ी। अच्छा, मिसेस राफ़ी जो हैं ये फ़ंड रेजिंग करती हैं, और इन्होंने हैच है, एवन है, और दीगर और करैक्टर हैं 3-4, उनको इसने हायर किया हुआ है। और ये उनको जैसे नहीं कहते हैं, जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं उन्हें हमेशा समझाती रहती है कि तुम ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, मैं ना हूँ तो आप रह ही नहीं सकते, मैं ना हूँ तो आपका काम ही नहीं चल सकता। तो ये उनको हमेशा समझाती रहती है, ये उनको गाइड करती रहती है। ये इन्हें ये भी कहती है कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको कोस्टल की हिफाजत करनी चाहिए, यहाँ पे कोई डूब ना जाए, किसी की डेथ ना हो जाए, किसी का एनिमल ना चला जाए अंदर, तो कोस्टल की हिफाजत भी करनी है और लोगों को भी बचाना है। तो ये उनको फ़ंड रेज़ करके पैसे वगैरह भी देती है। तो ये इसके बाद रोज़ है। रोज़ का मैंने बताया कि ये फियोंसी है किसकी, कॉलन की, और कॉलन की डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इवन कि इसे लाइफ नहीं लग रही। तो उसके बाद विल्ली जो है वो एक बड़ा स्पोर्टिव करैक्टर है। विल्ली जो इसको बड़ा हौसला देता है, वो कहता है नहीं, तुमने जीना है, तुमने रहना है, तुम्हें इस तरह रहना चाहिए। वो एक बड़ा स्पोर्टिव एक करैक्टर है, और पूरे करैक्टर में एज एक रोल करता है प्रोटैगनिस्ट का। तो अब ज़रा हम इसकी समरी देखते हैं। इसका सीन, ये सेटिंग इसकी इस तरह हुई है कि जो कोस्टल एरिया है इंग्लैंड का, नॉर्थ कोई कोस्टल एरिया है इंग्लैंड का, वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है। जैसे ही ये विल्ली जो है एक विल्ली और कॉलन जो है ना, एक कश्ती पे बोट पे सवार हैं, कोस्टल एरिया के अंदर ये कश्ती चला रहे हैं। विल्ली जो है समहाउ इससे बच जाता है, तो कॉलन जो है ना, कॉलन की जो कश्ती है ना वो डूब जाती है। बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है और इसकी कश्ती डूब रही है। अब यहाँ पे ये दो बंदे देख रहे हैं इसको, एक हैच जो कि कोस्टल गार्ड है, जो उसको डिफेंड भी करना चाहिए, उसे बचाना भी चाहिए, उसकी ड्यूटी भी है। ये पूरी कोशिश करता है उसे विल्ली बचाने के लिए, कॉलन इसका फ्रेंड है, लेकिन ये नहीं बचा पाता। जब ये बिल्कुल हार जाता है तो ये फिर ना शोर मचाता है, ही इज मेकिंग ह्यू एंड क्राई एंड कॉलिंग रेस्क्यू हिम, ही इज कॉलिंग मिस्टर हैच एंड एवन जो है वो तो बिल्कुल ड्रंकर्ड है, और वो शराब नोशी करके ना बात ही नहीं सुनता, उसको डेफ ईयर देता है। मिस्टर हैच जो है ना, ये उसकी तरफ देख के उसे स्कोल्ड करता है कि ये कोई एलियन है, ये मुझे आवाज़ दे रहा है। वो आगे से कहता है कि वो उसे स्कोल्ड करता है कि तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आगे से उसे ही डांटता है। वो उसे कह रहा है कि असल में वो बेसिकली उस एरिया का नहीं है, ये बात याद रखना। ही डज नॉट बिलोंग टू दिस एरिया एंड दे आर नॉट कंसिडरिंग हिम ह्यूमन बीइंग। विल्ली जो है उस एरिया का नहीं है, और विल्ली को वो इंसान ही कंसीडर नहीं कर रहे। अब ये भी क्रिटिसाइज कर रहा है, राइटर जो है सैटिरिकली ट्रीट कर रहा है कैरेक्टर को कि पीपल, इफ आई एम हैविंग अनदर सेक्ट, इफ आई एम हैविंग अनदर बिलीफ, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम रशिया और समवेयर एल्स, पीपल विल नॉट कंसीडर मी ह्यूमन बीइंग, दे विल कंसीडर मी एलियन। कहता है तुम्हें एलियन से खतरा नहीं है, राइटर कहता है कि तुम तो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हो। अब बिलीव क्या है, हैच का बिलीव ये है कि यहाँ पे एलियन आएंगे, एलियन हमें डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी लैंड को डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारा सब कुछ छीन के ले जाएंगे। अब वो भी उसे एलियन ही कंसीडर कर रहा है कि यहाँ पे कोस्टल एरिया है, यहाँ पे एलियन आते हैं, उनका एक बिलीव बना हुआ है। इवन के जो वो प्ले चलाते हैं, वो प्ले के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें शो करती हैं। और ये मिसेस राफ़ी जो हैं, इन्होंने ही इनको ट्रेन किया है। हैच का बिलीव बनाने में मिसेस राफ़ी जो हैं वो उनका पूरा किरदार है कि यहाँ पे कुछ एलियन है, एलियन जो है लूट लेते हैं, रॉब करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, स्पिरिट बन के आते हैं। और ये हैच और मिसेस राफ़ी जो है, इन दोनों का ये बिलीव है। अब ये उनकी क्या है, उनको गार्ड करती है, उनको ये चेक करती है, उनको सुपरवाइज करती है, पूरे एरिया, विलेज एरिया है ये सारा जो दिखाया गया है। अब ये पूरा शोर मचा रहा है, विली ने पूरा शोर मचाया, उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी,
कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आया और वो वहाँ पे डूब जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और जिसका डेफिनेटली इफेक्ट जो है रोज़ को होता है और विल्ली को हो रहा है। विल्ली का वो फ्रेंड था। हैच और एवन जो हैं ये दोनों एक बिल्कुल डेफ ईयर देते हैं उसको और बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं देते और बल्कि ऐसे समझते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है और उसको भी डांटते हैं विल्ली को और उसे मारने की भी कोशिश करते हैं कि ये भी कोई एलियन ही है। बड़ी मुश्किल से वो उनसे जान बचा के इधर उधर होता है। उसके बाद दूसरा करैक्टर आता है वहाँ पे, मिसेस राफ़ी जो हैं, जैसे मैंने बताया कि एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है और ये फंड रेजिंग करती है। ये इलाके को कहती है उसमें रिफ़ाइन होना चाहिए, इलाके में सारे लोगों को अपनी ड्यूटीज़ ठीक तरह से, वो कहती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सारे जो हैं वो मुझसे सबक सीखें। दूसरे लफ्ज़ों में भी ये कहती है। इवन कि वो एनुअली एक ड्रामा भी कंडक्ट, एक थिएटर के अंदर एक प्ले भी दिखाती है और वो भी कंडक्ट करती है फंड रेजिंग करके लोगों को एजुकेट करने के लिए। इस तरह के प्ले वगैरह, जैसे प्ले विद इन प्ले भी एक सीन चल रहा है इसके अंदर, तो वो भी एनुअली ये कंडक्ट करवाती रहती है। अब ये इंट्रोड्यूस हुई है, ये ना बेसिकली कपड़े का ना कोई कारोबार करती है और ये हैच का कोई कपड़ों की दुकान वगैरह भी है, शॉप वगैरह भी है। साथ ये सेकंड टाइम जैसे नहीं बंदा कि तुम कोस्टल गार्ड भी बन जाओ, तो ये उसको फंड रेजिंग कर करके पैसे भी देती है। अब ये उसे बड़ा फॉलो करता है, उसका बड़ा ये खैर ख्वाह है, ये आगे पीछे फिरता है हैच। अब इससे पता चलता है विल्ली को कि ये जो है ना इनकी सुपरवाइज़र है, ये सम हो इससे मिलता है मिसेस राफ़ी से। मिसेस राफ़ी को बताता है कि इस तरह दोस्त की डेथ हो गई है, यहाँ पे कॉलन डूब गए हैं, तो मैंने बड़ा शोर मचाया, इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो आगे से कहता है, वो फिर हैच को बुलाती है, कहती है कि क्यों भाई आपको हमने रिक्रूट किया हुआ है और आपके सामने कोस्टल गार्ड हैं, आपके सामने एक लड़का डूब गया कॉलन, तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं। अब ये बाद में उसे पता चलता है मिसेस राफ़ी को कि ये रोज़ जो है उसकी भतीजी है और ये उसका क्या है, ये उसी का ही यानी फियांसी है। तो इससे फिर उसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर यानी क्योंकि पर्सनल मामला हो जाता है, वो फिर बड़ा सर्च करती है इसको। अब सर्च करती है तो उसकी लाश मिलती है कॉलन की। रोज़ और विल्ली दोनों कॉलन की लाश मिलती है। तो लाश को देखते हैं तो उसके लिए कपड़ा लेने के लिए साइड पे जाते हैं, तो ऊपर से आ जाता है हैच, वो उसे एलियन समझ के उसको ना उसके फेस को डिस्टोर्ट करना शुरू कर देता है और उसके माइंड में ये भी था कि मैंने बचाया नहीं तो ये राफ़ी भी नाराज़ होगी। तो वो एक छुरी लेता है, उससे उसका माउस जो है ना वो बिगाड़ देता है। यानी देखो ना वायलेंस, मैंने अभी बताया ना कि राइटर जो है कि वो वायलेंट आइडिया भी शो करता है। अब यहाँ पे वो वायलेंट बिहेवियर करैक्टर का शो कर रहा है। वो ऊपर उसका मुंह जो है पूरा वो ना वो एक छुरी के साथ वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देता है कि अब एक तो उसके माइंड में ये है कि ये एलियन है, दूसरा उसके माइंड में ये है कि ये क्या है, ये मैंने बचाया नहीं है, वो भी एक उसके माइंड में है। तो इसलिए वो उसका फेस ख़राब कर देता ताकि उसे पता ही ना चले कि ये कौन था। तो राफ़ी को एनी हो विल्ली और रोज़ उसको देख लेते हैं। राफ़ी जो है वो पकड़ा जाता है, जो एक वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कपड़े का राफ़ी के साथ, उसने मिसेस राफ़ी के साथ, वो भी उसका वो कैंसिल करवा देती है। ऊपर से वो यहाँ से ना दौड़ जाता है हैच किसी और एरिया में चला जाता है, किसी और इस कोस्टल एरिया से कहीं और चला जाता है सिटी में। तो पुलिस सम हो उसे वहाँ पे भी पकड़ लेती है। यानी हैच जो है वो तो अपने अंजाम को पहुँच जाता है। मिस्टर एवन जो है वो कहता है जी मैं चेंजिंग जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर मी। अब रोज़ जो है, रोज़ इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिव बिकॉज हर फियांसी हैज़ डाइड एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिव। अब विल्ली जो है उसको लाइफ का मानी बताता है, विल्ली उसको सपोर्ट करता है। विल्ली ने अपनी जान, विल्ली के ऊपर सारे लोग जो उस एरिया के सारे लोग हैं विल्ली को क्या समझ रहे, एलियन, उसे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तब भी चाह रहा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई डूब रहा हो उसे बचाना चाहिए, कोई मर रहा हो उसे पानी पिलाना चाहिए, हमें लोगों के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। विल्ली वहाँ पे भी अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, रोज़ को भी सपोर्ट करता है। रोज़ को कहता है तुम जगह चेंज करो, यू शुड शिफ्ट फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब वो उसको मशवरा देता है, उसका बैग पैक करवाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दैट्स हाउ दिस प्ले एंडेड। तो इस तरह एक न्यू लाइफ जो है ना वो रोज़ को देता है। कौन देता है? विल्ली देता है।
आप देखें इसमें ना तो थीम को बहुत ज़्यादा नरेट किया गया है, ना तो क्लासिकल ड्रामा के तरह बहुत ज़्यादा तूल दी गई है बात को। सिंबलिज्म के ज़रिए एक ड्रॉइंग जो एक्ट है उसके थ्रू टोटल इसमें 8 सीन है, और उसमें किस तरह से ओवरऑल एक थीम जो है उसको कितना आसानी से उसने राइटर ने बयान कर दिया। ये है मॉडर्न टेक्निक। जबकि अगर ये क्लासिकल होता तो इसको पता नहीं कितना वो प्रोलॉन्ग करता। दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न ड्रामा एंड ओल्ड एंशिएंट ड्रामा। लेकिन आज भी बहुत सारे ड्रामा एरिस्टोटेलियन मेथड पे बनते हैं, आज भी बहुत सारे ड्रामे मॉडर्न टेक्निक्स पे भी बन रहे हैं। तो ज़्यादा जो हैं मॉडर्न आप देखोगे, मॉडर्न आपको खुद देता है कि आप इंटरप्रेट करो उसको। मॉडर्न पोएम आपको देगी अपॉर्चुनिटी कि आप उसको इंटरप्रेट करो। मॉडर्न राइटिंग आपको टेक्निक देगी कि यू शुड इंटरप्रेट। द मेन मेथड ऑफ लिटरेचर इज नॉट टू रिफ्लेक्ट, रादर टू इंटरप्रेट। यानी रिफ्लेक्शन तो देना है, साथ उसकी इंटरप्रिटेशन देना भी है लिटरेचर का काम। सो दैट्स व्हाट वी डू इन मॉडर्न प्ले। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें। बाकी इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एडवर्ड बॉन्ड जो है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद इसके जो मैंने बताई हैं चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप नेट से भी पढ़ लेंगे। कल मैं आपके लिए MCQ बनाऊंगा और जो आपने पढ़ा है इसी से इंशाल्लाह बनेगा आपका, और यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस। कल आपके लिए इंशाल्लाह MCQ बनाया जाएंगे और MCQ में इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा कि उसको अटेम्प्ट करें। आपने जो जो पढ़ा ना, मॉडर्न ड्रामा से कुछ चीज़ें लूँगा, कोई पीछे जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको, शेक्सपियर भी पढ़ाना है। मिल्टन जो है, मिल्टन को हमने पढ़ा है, लेकिन मिल्टन को एक दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर फिर मिल्टन पे, पैराडाइज लॉस्ट पे एक रख के आपको मज़ीद बताया जाए।